तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे और मज़े में होंगे। आज जो है चैप्टर जो पार्ट जो है वो 4 लेकर के आए हैं हिस्ट्री का। ये 12th का बैच है। इसमें जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, लेक्चर हम दे चुके हैं। जैसे आप लोग को दिखा दे एक बार। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था, उसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे मेके महोदय के द्वारा जो मोहनजोदड़ो में खोजा गया था, कुछ मतलब जैसे पता किया गया था, जो मतलब 3 सिंह वाले, जैसे एक तरह से इसको बोल सकते हैं, मतलब जैसे अभी हम लोग क्या शिप बोलते हैं ना, शिप बोलते हैं ना, उसमें प्रजापति, मतलब प्रजापति यानी उसके सामने उसके पास बहुत सारे जानवर रहते थे, इसलिए उसे प्रजापति कहा जाता था। समझ गए? तो इन सभी का जो मतलब खोज किए गए थे। उसके बाद इसके 3 सिंह होते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक पुरुष योग्य में बैठे हुए हैं और इसका जो है 3 सिंह है। और इसको क्या संज्ञा दिया गया? पशुपति का संज्ञा दिया गया, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारे जानवर थे इसलिए। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो मृत मतलब संस्कार जो समय करते थे, मतलब शवों को जो मतलब ये करते थे, मतलब मट्टी के अंदर दफनाते थे, तो उसका जो मतलब 3 तरीका था। मतलब पूर्ण है ना समाधिकार, उसके बाद आशिक समाधिकार, उसके बाद समाधिकरण, उसके बाद जैसे वो हो गया यहाँ पे दाह कर्म यानी जला करके कैसे। तो ये 3 प्रकार से, तो ये सब सारा हम पढ़ा चुके हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो हम आज सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, जो यहाँ से कांसे की मूर्ति बनाए जाते थे। देख रहे हैं यहाँ पे ये नर्तकी करती हुई लड़की की मूर्ति है और ये कांसे का बना हुआ है, तो कांसे का प्रयोग करते थे। उसके बाद यहाँ से कुछ वाहन जैसे आप देख रहे हैं खिलौना के रूप में मिले हैं यहाँ से, तो इससे पता लगाया जा सकता है, जो इस खिलौना को देख करके पता लगाया जा सकता है जो उस समय इस मतलब बैलगाड़ी होते थे एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए। उसका कुछ मोहर वोहर यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं, मतलब तराजू है, ये तराजू है, ये बाट है। आप लोग कमेंट कीजिए तो हड़प्पा सभ्यता में जो मतलब सबसे अधिक जो यूज किया गया था बाट, वो कितने किलो का बाट था? तो वो 16 इकाई का था। कितने का था? 16 इकाई का था। ये सब सारा हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो है आज जो सिंपल से जो मतलब कहने का मतलब सब्जेक्टिव लेकर के हैं, आज जो है सब्जेक्टिव क्लास चलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं 2 नंबर में, वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसको करवाने से पहले आप लोग हम थोड़ा सा जानकारी दे दें। जो अगर हमारे इंस्टीट्यूट से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे अयोध्या बैच से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें जो आप लोग को जो विशेष सुविधाएं जो मिलेगी, वो जैसे लाइव क्लास, उसके बाद वीडियो क्लास, उसके बाद डाउट क्लास, ये सारा आप लोग को यूट्यूब पे फ्री करवाया जाएगा। और हमारे टीमों के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है यूट्यूब पे वीडियो डालना। उसके बाद स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी है, इसका भी मतलब प्रबंध करवाया जाएगा। स्पेशल पीडीएफ नोट आप लोगों को दिया जाएगा जैसे ही क्लास खत्म होते ही। उसके बाद पैनल पीडीएफ का नोट्स भी मिलेगा। यहाँ पे अभी हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे आज हम, और पढ़ाने के बाद जो ये क्वेश्चन जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो सारा ग्रुप में चला जाएगा। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्यों इस लिंक के मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक व्हाट्सअप का, वहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी आप लोगों को करवाया जाएगा। जो भी पीडीएफ क्वेश्चन पूछा गया वो सारा क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाएगा। उसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज भी होगा। आप लोग अगर जुड़ जा रहे हैं तो वो 2 तरह से टेस्ट होगा, वो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो लघु उत्तरीय जो है प्रश्न करवा रहे हैं। इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम बताए थे आप लोग को 3 सभ्यता बताए थे हम। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तो चैप्टर हम पढ़ाए थे, एक्सप्लेन किए थे। यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आए जो किस तरह से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और कौन सा लगातार क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोग को क्या याद करना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आप लोग को लिखना है, वो देखिए यहाँ पे। जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं का नाम बताइए, तो आप लोग को हम चैप्टर में ही पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हो गया वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद दूसरा जो है मिस्र की सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता को नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये नील नदी के तट पे है इसलिए। उसके बाद चीन की सभ्यता,
चीन की सभ्यता को हम पीली सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये चीन की सभ्यता कहाँ है, पीली नदी के सभ्यता पे है, पीली नदी के तट पे है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हम यहाँ पे 3 ठो सभ्यता लिख दिए हैं, बट इसमें पूछा कितना जा रहा है, सिर्फ 2 ही सभ्यता पूछा जा रहा है। सिर्फ कितना सभ्यता पूछा जा रहा है, 2 सभ्यता, क्योंकि 2 नंबर का है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग एक एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, इसमें कोई मतलब ये नहीं है, आप लोग को जो याद रहेगा वो अपना सभ्यता लिख दीजिएगा। अगर आप लोग एक्सप्लेन वाला वीडियो सब नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये वीडियो जा करके देख सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए, या फिर केंद्रों या फिर नगर भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्रों के भी नाम से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता के हम लोग को लिखना है, जो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र के नाम इस प्रकार है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, पहला आप लिख दीजिएगा हड़प्पा, बहुत सारे हम पढ़ा दिए थे, हड़प्पा पढ़ाए थे, उसके बाद मोहनजोदड़ो चुनहुड्डो पढ़ाए थे, कालीबंगा पढ़ाए थे, लोथल पढ़ाए थे, है ना, रंगपुर, ये सब पढ़ाए थे। तो उसमें से आपको जो केंद्र याद हो जाए, आप लोग को सिर्फ 4 केंद्र, जितना पूछा जाएगा उतना आप लोग को लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद दूसरा मोहनजोदड़ो, उसके बाद कालीबंगा, है ना, कालीबंगान, उसके बाद लोथल। लोथल को है ना एक तरह से बंदरगाह के नाम भी दिया गया है, बंदरगाह यानी वहां से बंदरगाह मिला है, इसलिए। तो आप लोग को इस तरह से कुछ लिखना है, समझ गए। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे, कितने प्रकार थे, वो कैसे मतलब करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के 3 प्रकार थे, अभी हम बताए हैं आप लोग को, अभी हम बताए हैं। आप लोग इसके बारे में अगर डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं तो चैप्टर से भी देख सकते हैं। अब देखिए जो बने हुए हैं स्टार्टिंग से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से बने हुए हैं जो, वो उसको पता होगा जो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। हम जो चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं उसमें किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, वो जो स्टार्टिंग से देखे होंगे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उनको ये बहुत अच्छा तरह से समझ में आएंगे जो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जैसे पूर्ण समाधिकरण यानी मृत के शरीर को है ना ज्यो का त्यों जमीन में क्या करते थे, गाड़ देते थे, मतलब जैसे तैसे जमीन में क्या करते थे, गाड़ देते थे। इसके बारे में वैसे हम डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद आंशिक समाधिकरण यानी शवों को खुला छोड़कर पशु पक्षियों को, यानी शवों को क्या करते थे, लाश जो होते थे, एक तरह से डायलेक्ट भाषा में उसको लाश भी बोल सकते हैं, लाश को क्या करते थे यानी शवों को क्या करते थे, खुले में छोड़ देते थे, जो मतलब उसमें पशु पक्षियों को खिलाने के पश्चात, यानी पशु पक्षी जब उसको खा जाते थे, शवों को खा जाते थे, तो कंकाल को जमीन में गाड़ देना, है ना, यानी उसको क्या करते थे, पूरा जैसे मांस जो होता है ना शरीर का, वो पूरा पक्षियों को खिला दिया जाता था, पशु सबको खिला दिया जाता था। उसके बाद जो उसका जो कंकाल बचता था यानी हड्डी उड्डी बचता था, उसको क्या करते थे, तो दफना देते थे, उसको जमीन के अंदर में दफना देते, गाड़ देते थे। उसके बाद दाह संस्कार, इसमें जो है सब जला दिया जाता था। इसमें क्या करते थे, सबको जो है वो क्या करते जला दिया करते थे, एवं उसकी भस्म को यानी उसके जो एक तरह से मिट्टी बोल सकते हैं, राख बोल सकते हैं, उसको क्या करते थे, मतलब गाड़ दिया जाता था। देखिए इसमें 3 तरह से, मतलब हड़प्पा सभ्यता में 3 तरह से क्या होते थे, अंतिम संस्कार होते थे। जैसे पूर्ण समाधिकरण यानी है ना मृत के शरीर को ज्यो के त्यों क्या करते थे, वो गाड़ देते थे जैसे तैसे। उसके बाद आंशिक समाधिकरण, है ना, ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ऑलरेडी हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए उसके बाद कार्बन, है ना, 14 विधि, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, कार्बन 14 विधि क्या है, और ये क्वेश्चन लगातार कितना बार पूछा भी गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पढ़ाए भी है। अब यहाँ पे देख लीजिए जो क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और लिखना कैसे है। तो आप लोग को लिखना है जो कार्बन 14 विधि जो है, कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। यानी कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं, तो वो तिथि निर्धारित की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं, कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी, है ना, किसी की जीवित वस्तु में C14 यानी कोई सा भी वस्तु हो उसमें जो जीवित वस्तु में C जो है ना, यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद मृत्यु की अवस्था में, जब मरने की अवस्था में जरूरत है, उसमें C12 जो है वो कार्बन 12 जो है वो तो स्थित रहता है, लेकिन किंतु C14 यानी कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, यानी घटने लगता है, वो पूरा तरह से क्षय होने लगता है।
कार्बन का अर्ध आयु काल जो है वो 5568 माइनस प्लस 30 वर्ष होता है। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 यानी कार्बन 14 की मात्रा आधी हो जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। इसी प्रकार वस्तु के जो है काल समय को जो वो क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी है ना, कार्बन 14 की मात्रा जितनी जो है कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पे प्राचीन सभ्यता, इसी के आधार पे क्या हुआ, जो प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी जो भी वस्तु मिले हैं, जो भी पुरातत्व वस्तु मिले हैं, उसे क्या है मतलब कार्बन 14 विधि के द्वारा ही उसका अनुमान लगाया गया है जो ये इतना पुराना है। समझ गए? तो देखिए आप लोग कमेंट कीजिए तो फटाफट, जो ये कार्बन 14 विधि का जो है आविष्कार किसने किया था और कब किए थे? आविष्कार जो है ये किसने किए थे और कब किए थे, और ये वैज्ञानिक जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। चैप्टर में हम आप लोगों को बता दिए थे, बहुत अच्छा तरीके से बताए थे, जो उसका जो है मतलब कार्बन 14 विधि का जो है आविष्कार किसने किया था, है ना। तो कार्बन 14 विधि का आविष्कार है ना BF लीबी ने की थे, है ना, BF लीबी। और ये कहा कि मतलब थे वैज्ञानिक तो अमेरिका के थे। अब कब किए थे? तो 1946 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1946 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1946 ईस्वी में। आप लोग को याद रखना है, उसे ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बट याद रखना बहुत जरूरी है। BF लीबी के द्वारा है ना, वो कहाँ के थे वैज्ञानिक, कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे वो। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है आप लोग को। जल निकासी प्रणाली हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता थी। मतलब एक तो नगर योजना था ही, बट इसमें एक और विशेषता क्या आ गए, मतलब जल निकासी का बहुत ही बड़ा क्या है वहाँ पे प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नागार होते थे। सभी के घर में एक क्या होते थे? स्नागार होते थे नहाने के लिए। उसके बाद निजी कुएं होते थे। भवन के, अगर भवन के बारे में बात करें जाए तो भवन जैसे कमरों में उसके बाद रसोई घर है ना, स्नागार, शौचालय घर आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से, भवन के जो है घर जो है उसके छोटे छोटे नालियों से निकल कर गली की नाली में आता था। और गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों और जो नाली थे, बड़े बड़े नाली थे, उस नालियों से क्या किया गया था? उसको अटैच किया गया था, यानी और बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मतलब पक्की नाली, मतलब अच्छे नाली बनाए गए थे, मजबूत नाली बनाए गए थे और उस नाली से अटैच किया गया था, यानी जोड़ा गया था किसको? जो मतलब कमरे से, उसके बाद रसोई घर से, स्नागार से, उसके बाद ये शौचालय, इन सभी से जो मतलब पानी निकलते थे वो सारा कहाँ जाते थे? वो सड़क के नालियों में जाकर के जुड़ जाते थे, मतलब वहां पे निकलते थे। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों, है ना, मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा क्या कर दिया जाता था? ढक दिया जाता था। अभी देख रहे हैं कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे मतलब अभी आप लोग को खुला हुआ मतलब दिखेगा नाली सब, बट उस समय की अगर बात कर ले तो उस समय देखिए इतना अच्छा तरीके से सुव्यवस्था था वहाँ पे, जो पत्थरों के द्वारा शिलाओं के द्वारा क्या करते थे? उसको ढका करता था। जो पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए वो क्या ढका करते थे। उसके बाद नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच में मैन होल भी बनाए गए थे। बीच में एक मैन होल बनाए गए थे जो एक आसानी से वो क्या हो सके, मतलब साफ हो सके, उसको निकाला जा सके कूड़ा कचरा को। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिली थी। देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है मतलब अद्भुत इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पे जल निकासी का प्रणाली का सुव्यवस्था था यहाँ पे, यानी अच्छे तरह से मतलब ये पानी, रसोई घर है, उसके बाद जैसे कमरे हो गए, उसके बाद स्नागार हो गए, शौचालय हो गए, इन सभी से पानी छोटे छोटे नालियों से निकल करके और कहाँ मतलब रोड के साइड में जो नाली बने हुए थे उस नाली से क्या किए गए थे? उसको अटैच किए गए थे, यानी जोड़ा गए थे। और ऐसा कोई और सभ्यता में देखने को न मिला। ऐसा कोई अलग जैसे समकालीन सभ्यता अभी हम बताए हैं, जो जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गए, मिस्र की सभ्यता हो गया, इन सभी सभ्यता में ऐसा देखने को नहीं मिला, इसलिए ये अद्भुत है। उसके बाद मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार के विषय में लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो का है ना विशाल स्नागार जो है वो 39 फुट लंबा है। कितना फुट लंबा है? 39 फुट लंबा, और 23 फुट जो है वो चौड़ा है। 23 फुट वो क्या है? चौड़ा है, एवं 8 फुट गहरा है।
इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां, हम आप लोग को चित्र के दिखा करके आप लोग को हम दिखाए थे, चित्र हम दिखाए थे जो किस तरह से मतलब वो किधर से मतलब सीढ़ी बने हुए थे, किस तरह से थे वो स्नागार मोहनजोदड़ो का। तो उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी है। स्नागार का जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बना है। स्नागार का जो फर्श जो है वो क्या चीज से बने, पक्की ईंट से बने। संभवतः इस विशाल स्नागार का उपयोग धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के लिए क्या करते थे, यूज करते थे, वो मतलब प्रयोग में लाया जाता था। स्नागार के चारों ओर कमरे तथा क्या है, बरामदे थे। स्नागार के चारों ओर क्या थे, कमरा थे और बरामदे थे। जल के निकास की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नागार में लाया जाता था। मतलब अगर उसमें गंदा अगर पानी हो जाए तो उसको क्या करते थे, निकाल दिया करते थे और उसके बाद फिर उसमें जो मतलब स्वच्छ जो जल होते थे वो कुआं द्वारा उसमें डाला जाता था। तो इस तरह से आप लोग को ये लिखना है। अगर पूछ दे मोहनजोदड़ो में के विशाल स्नागार के विषय में अगर लिखे तो इस तरह से आप लोग को याद करना है इसको और फिर लिखना है। उसके बाद मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार के बारे में लिखिए। अब देखिए वो स्नागार थे और ये क्या है, अन्नागार है। और अन्नागार हम दिखा दिए थे आप लोग को, जो वो कितने थे टोटल, 12 थे, 6 कतार में बटे हुए थे। ये साइड 6 और ये साइड 6। हम आप लोग को चित्र दिखा दिए थे हम। मोहनजोदड़ो में जो है वो 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। ऐसा अन्नागार बनाया गया था जो उसमें हवा जा सके, अन्न को हवा लग सके, है ना। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। मतलब अभी देख रहे हैं कहीं कहीं आप देखिएगा जो मतलब अभी जो छत बना रहे हैं लोग, तो ऐसे मतलब इस प्रकार से अगर छत बना रहे हैं जो मतलब अगर मान लीजिए अगर अन्न पसरा हुआ है छत पे, अगर अन्न पसरा हुआ है, मान लीजिए अगर ये छत है ना, और ये छत पे मान लीजिए ये अन्न पसरा हुआ है, तो वो छत पे क्या, अगर मान लीजिए अगर बारिश एक बार हो गए, तो बारिश अगर मौसम जैसे खराब हो गए तो उसको क्या करते थे, मतलब अभी जो बनाए हैं लोग, हम देखे कई जगह पे देखे हम, जो मतलब छत में जो है मतलब एक पाइप डाल करके मतलब ढलाई किया गया था, जो एक जगह बन गया था, जो अगर बारिश अगर मौसम खराब हो जाए, बारिश एक बार होने लगे तो गेहूं कितना देर तक उठाएगा, तो वो मतलब उठाने के लिए जो मतलब तुरंत उसको समेट करके उस नालियों के द्वारा क्या करते थे, गिराते हैं, जो कि छत से नीचे यानी सीधा अंदर में जैसे आप पाइप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, वो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, बोरा में आकर के आसानी से वो भरा सकते हैं। तो ये व्यवस्था अभी शायद हम देखे हैं, किसी के छत पे देखे हैं, तो अभी भी ये सब चल रहा है। और पहले भी ये बहुत ही अच्छा तरीके से मतलब अन्न रखने की व्यवस्था थे। चलिए ठीक है। उसके बाद पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, देखिए पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो पुरातत्व वो विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। यानी पुरातत्व एक तरह से क्या होता है, इसको खुदाई करके निकाला जाता है, खुदाई करके पुरातत्व को निकाला जाता है, पुरातात्विक सामग्री को, और उसके बाद उसी के आधार पे ये हड़प्पा सभ्यता जो है पुरातात्विक सामग्री पे ही क्या है, पूरा सामान सब जो मिला हुआ है, पुराने सामान जो सब जो मिला है उसी के आधार पे बताए जा रहे हैं। जो इस तरह से वहाँ पे मान लीजिए अगर वहाँ पे अगर अन्न का घर मिला है, अन्नागार अगर मिले हैं और वहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पे 6 कतार में बटे हुए थे कोठार जो है वो 12 कोठार थे और 6 कतार में है बटे हुए थे, दोनों साइड से 6 थे। तो ये सब क्या है, वहाँ पे पुरातत्व उत्खनन कराया गया है ना, उसके बाद पता किया गया जो वहाँ पे किस तरह से सुव्यवस्था था। चलो ठीक है, तो इसको आप लोग को इसी तरह से याद करना है। जो पुरातत्व वो विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है ना। यानी पूरा जो संपूर्ण जो है हड़प्पा सभ्यता वो पुरातत्व पे ही आधारित है। उसके बाद उत्खनन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे जैसे 8 क्वेश्चन हो गया है, अब जो है 9वां क्वेश्चन, जो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, सॉरी उत्खनन से आप क्या समझते हैं।
क्वेश्चन है जो उत्खनन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, उत्खनन से धरती के भीतर छिपी हुई पुरातात्विक सामग्री द्वारा किसी देश के इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। जानकारी जो है प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की है ना खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन, उसका सिक्के, अभिलेख, खंडहर व स्मारक जो है आदि की गणना की जाती है। उसे ही क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। यानी उत्खनन, पहले कहने का तो उत्खनन करेंगे है ना, अब कहाँ उत्खनन करेंगे, तो पृथ्वी के गर्भ में ही करेंगे ना, और पृथ्वी के गर्भ में उत्खनन करेंगे, पुरातात्विक सामग्री निकालेंगे है ना। यानी जैसे जो पूर्वज लोग सब है उसके मतलब भौतिक जीवन के बारे में हम जानेंगे है ना। और खुदाई से क्या निकलेंगे, तो खुदाई से क्या निकलेंगे, सिक्के निकलेंगे है ना, भौतिक जीवन निकलेंगे, वहाँ के जो मतलब किस तरह से लोग रहते थे नहीं रहते थे। उसके बाद अभिलेख, खंडहर, ये सब निकलेंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। उसके बाद क्या है, पुरातात्विकता या क्या है, पूर्वविद किसे कहते हैं, पूर्वविद किसे कहते हैं ना, पुरातात्विकता या फिर पूर्वविद किसे कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातात्विकता या पुराविद कहलाते हैं है ना। तो ये क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है लगातार है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद भी रखना पड़ेगा। जो पुरातात्विकता किसे कहते हैं, तो जो वैज्ञानिक होते हैं, यानी जो सामग्रियों को खुदाई किया जाता है, उत्खनन करके सामग्री निकालते हैं, परीक्षण करते हैं, उसे ही है ना पुरातात्विद कहते हैं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करें। सिंधु घाटी के जो नगर है वो किस परियोजना पे बनाया गया था, उसके बारे में बोल रहा है, जो वर्णन करने के लिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थी। मतलब ऐसा योजना पे बनाया गया था हड़प्पा सभ्यता के नगर सबको, जो एक ऐसा मतलब नगर कोई अन्य सभ्यता में नहीं मिला, जिसके लिए बहुत ही बड़े क्या है प्रसिद्ध साबित हुए। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना, सभी बड़े नगर जो बनाए गए थे एक सुनिश्चित योजना के आधार पे बने थे। नगरों का अपना अपना दुर्ग था। हम बता दिए थे आप लोगों को दुर्ग के बारे में, जो दुर्ग किसे कहते हैं, तो दुर्ग जो ऊंचले स्थल होते हैं उसे दुर्ग कहते हैं। चित्र में हम आप लोगों को दिखाए थे जो दुर्ग कहाँ पे पाया गया था, तो वो मोहनजोदड़ो में पाए गए थे और ऊंचले स्तर पे पाए गए थे, जहाँ पे उच्च लोग के लोग जैसे शासन वर्ग के लोग सब रहते हैं, जिसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे। अब देखिए दुर्ग में जो है यानी सभी नगर का अपना अपना एक क्या होता था, दुर्ग होता था, जो ऊंचे स्थल पे रहते थे, उछले स्थल पे। और वहां पे कैसे लोग रहते थे, तो शासक वर्ग के लोग रहते थे। अब प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था, प्रत्येक नगर जो थे वो नदी के किनारे बसे हुए थे, तथा इसमें जो है बड़े पैमाने पर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मतलब वहां पे जो है ईंट का प्रयोग, कैसा ईंट का प्रयोग करते थे, पके हुए ईंट का प्रयोग करते थे। अभी भी ईंट जो है पके हुए ईंट का प्रयोग करते हैं, अब तो सीमेंट वाले ईंट निकलने लगे। खुदाई में प्राप्त नगर निर्माण योजना की विशेषता इस प्रकार थी। सड़कों का प्रबंध है ना, वहां पे मतलब जो नगर जो बनाए गए थे उसमें इतने सुंदर से बनाए गए थे, इतने अच्छे से बनाए गए थे, जिसमें सड़कों का प्रबंध, अभी तो क्या है घर बना लेते हैं और रास्ता के लिए लड़ाई है ना, छोटे से मतलब गली छोड़ते हैं और क्या करते हैं उसमें लड़ाई करने लगते हैं, जो मतलब हम छोड़े थे तो वो बोलता है हम छोड़े थे, और फिर भी इतना छोटा गली, तो ऐसा रास्ता। तो वहां पे जो नगर बनाए गए थे मतलब उसमें सबसे पहले जो है सड़क का प्रबंध करवाया गया था, जो मतलब बड़ा सड़क रहेगा है ना, फैला हुआ गली रहेगा। उसके बाद नालियों का प्रबंध कराया था। 2 स्तरीय नगर था। उसके बाद सार्वजनिक स्नागार, उसके बाद अन्नागार इत्यादि, ये सभी ध्यान में रखते हुए तब जाकर के ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो नगर योजना यानी नगर को बनाए गए थे, एक योजना पे बनाए थे। चलिए ठीक है। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग जो है क्यों कहते हैं, तो हड़प्पा वासियों जो है कांसों का प्रयोग मानव जीवन में पशु मूर्तियों है ना, मूर्तियां, उसके बाद अनेक प्रकार के अन्य जो है अस्त्र शस्त्र, बर्तन एवं कृषि संबंधित अनेक प्रकार के सामग्रियां बनाई जाती थी। ये सारा क्या मतलब वो कांसे से बनाए जाते थे। ये लोग धातु को पीट कर है ना चादर बनाने की
कला से परिचित थे, मतलब धातु को पीट पीट के पसारने का यानी चादर एक तरह से बनाने का, ये सब क्या थे, मतलब इसके पास ज्ञान थे, परिचित थे इस सब से। हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांस बनाने की विधि जानते थे। देखिए हड़प्पा के लोग जो थे वो तांबे में क्या मिलाते थे, कांस जो है, कांस को मिला करके उसके बाद वो मतलब धातु को किसी भी चीज में बनाते थे, जैसे कांसे की मूर्ति सब हो गए तो वो सब कांस से बनाते थे और उसमें तांबे में मिला करके, इस सबसे वो जानते थे वो, चूंकि कांसे की सहायता से ही हड़प्पा के लोग उन्नति के शिखर पे पहुंच सके। अब देखिए वो जो उन्नति के शिखर पे यानी इतना डेवलपमेंट किए वो हड़प्पा वासी लोग सब, वो किसके आधार पे, तो ये जो है इसी के आधार पे यानी कांसे के आधार पे है। कांसे को जो मतलब है वो धातु जैसे तांबा और कांसे को मिला करके और वो हर एक चीज क्या करते थे, बनाते थे, निर्मित करते थे, जैसे अस्त्र शस्त्र हो गए है ना, मूर्तियां हो गए, ये सब बर्तन हो गए, ये सब। उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया, एक नगरीय सभ्यता का विकास किया, अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। तो देखिए कांस्य युग की सभ्यता का मतलब जो है, अर्थ जो है आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। देखिए आप लोग को अगर समझ में आए तो लोग फटाफट जो है कमेंट कीजिएगा, समझ गए ना, यस करके कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे कांसे का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता था इस युग में, इसलिए इसे कांस्य युग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार के विषय में लिखे। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है ये क्वेश्चन डबल हो गया है, ये क्वेश्चन डबल हो गया है, जो मोहनजोदड़ो के जो है विशाल स्नागार के विषय में लिखे हैं, ये क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं शायद। हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली है ना, यही क्वेश्चन है क्या? और विशाल स्नागार के बारे में है, तो ये विशाल स्नागार हाँ, ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, वो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम ही होगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार के विषय में लिखिए, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो तो ये क्वेश्चन हो गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा जो है वो अस्तित्व सिंचाई है ना, व्यवस्थित सिंचाई को है जो साधनों का वर्णन करें। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई है ना, जो साधनों का जो है वो वर्णन करें। तो हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई के साधनों में जो है नहर, क्या चीज का प्रयोग करते थे, नहर का प्रयोग करते थे। नहर हो गए, उसके बाद कुएं हो गए, उसके बाद जल संग्रह का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा में जो है सिंचाई के लिए कुएं का ही मुख्य रूप से क्या करते थे, उपयोग किया जाता था, जिसमें फसलों का समुचित विकास हुआ है। मतलब यहाँ पे जो है ना, कहने का मतलब कुआं से पानी को निकाल करके उसके बाद नहर के द्वारा है ना, उसका जल संग्रह के द्वारा वो क्या करते थे, खेती पे मतलब पानी को क्या करते थे, पहुंचाते थे, जल को पहुंचाते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये सारा क्वेश्चन सब है जो हम लोग करवा चुके हैं एक्सप्लेन में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में, कब 1921 ईस्वी में दयाराम है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया और नगरीय सभ्यता को प्रकाश में लाया। यानी सर्वप्रथम जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल था, है ना। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नगर स्थल पर हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था, सर्वप्रथम जो स्थल खोजा गया था 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसलिए आप लोग को ये पॉइंट जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए, हड़प्पा लिपि या फिर सिंधु लिपि से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा लिपि या फिर सिंधु लिपि से आप क्या समझते हैं, तो हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, हड़प्पा की लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। बोला है जो यहाँ पे अक्षरों जो है,
अक्षरों को चित्र अथवा है ना अथवा चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया। मतलब वहां पे जो मतलब लिखने का जो शैली था, हड़प्पा वासियों को जो लिखने का जो शैली था वो चित्र के माध्यम से चिन्हित किया था। चित्र अथवा चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया था। विद्वान लोगों ने इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। भाव चित्रात्मक यानी उसको देख करके भाव कर सकते हैं, जो मतलब ऐसा बात वो हमको लिख करके दिए हैं इस तरह से। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं है ना लिखा गया। हड़प्पा लिपि जो है दाएं से बाएं लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि जो है वो धोलावीरा की है। हड़प्पा लिपि जो है सबसे बड़ा लिपि जो मिला है वो कहां से मिला है, तो धोलावीरा से मिला है। सभ्यता में लिखावट के साक्ष्य काफी अधिक है। अतः जो ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापक क्या है साक्षरता विद्वान थी। यानी वहाँ के जो लोग थे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है जो वहाँ के लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग थे, बट वो लिखने का जो शैली था उन सभी का वो भाव चित्रात्मक था, यानी भाववाचक था। यानी एक तरह से अनुमान लगाया जा सकता है, भाव कर सकते हैं जो वो ऐसा बात हमको बोल रहा है। उसके बाद भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना कब हुई? भारत में पुरातत्व की स्थापना जो है कब हुई? इसका पहला निर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल जो थे वो कौन था? डायरेक्टर जो थे वो कौन थे? तो देखिए यहाँ पे भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा 1861 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1861 ईस्वी में की थी। तथा इस विभाग का पहला निर्देशक यानी डायरेक्टर जो बने थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। उसके बाद 1971 के बारे में अगर बात कर जाए, 1971-72 की अगर बात कर लिया जाए तो उस समय का भी जो अलेक्जेंडर ही जो थे डायरेक्टर जनरल थे। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो 1902 ईस्वी में हट गए। 1902 ईस्वी में कौन बने थे पुरातत्व विभाग का जो है डायरेक्टर जनरल? वो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइए फटाफट, जो 1902 ईस्वी में कौन बने थे भारतीय पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो है उदय जो हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का अलग अलग कथन है। अनेक इतिहासकार का अलग अलग क्या है कथन है, जिसमें रंगनाथ राव महोदय का संतोषजनक प्रमाण मिलता है कि रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम तक कितना है? 1600 किलोमीटर। कितना है? यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बोला जा रहा है, जो मतलब रंगनाथ राव जो है इसके अनुसार बताया जा रहा है, जो पूरब से पश्चिम तक कितना है? 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तक क्या है? विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। यह सभ्यता उत्तर से कश्मीर के मांडा जिला में है ना, मांडा जिला से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में जो बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूरब में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल कैसा है? त्रिभुजाकार है। यह लगभग है ना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो निश्चित ही प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। यानी उस समय की बात अगर कर लिया जाए तो मतलब ये जो है मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ा सभ्यता बताया जा रहा है, जो ये बहुत ही बड़ा है हड़प्पा की सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करे अथवा हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 4 कारण को लिखे। तो हम आप लोग को एक्सप्लेन में बहुत अच्छा तरह से बताए थे, और ये जो क्वेश्चन है आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाएगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा ये।
तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम जो है इसको ऐसे बनाए हैं, ऐसे लिखे हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है, मतलब कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है, यानी अनेक प्रकार के विद्वान हैं और सभी का जो है एक मत नहीं है जो इसी प्रकार से ये पतन हुआ होगा, बल्कि अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे विद्वान ऐसे प्रमाण मिले हैं, फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा, जो इस प्रकार है। तो पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहला बता रहा है बाढ़, जो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है जो बाढ़ से हुआ होगा। उसके बाद महामारी, उसके बाद बाह्य आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण यानी आर्य आक्रमण के द्वारा आक्रमण इसको ध्वस्त कर दिया होगा। उसके बाद क्या है, जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु में क्या हो, फिर वायु में परिवर्तन कुछ हो गए जिसके कारण सभी क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी देखेंगे, जो किसके अनुसार ये कहा गया था। तो आप लोग है ना बने रहिए, फटाफट समझ गए ना, तभी आप लोग को समझ में आएगा जो ये किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके आगे जो है अब क्वेश्चन नहीं है, ये इतना ही क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न, ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना ही है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।